Hello and welcome to the next lecture for class 10 students, physics ka lecture. The chapter we are doing is work energy and power. So in the previous lecture, we had discussed about gravitational potential energy, whose symbol is U, and the formula we had discussed was mgh. The kinetic energy also we had discussed. The formula is half mv square. And another formula we discussed in the previous lecture, that was the relationship between kinetic energy and momentum, which was k is equal to p square upon 2m. ठीक है ना, ये तीन फॉर्मूलाज को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो उसको देख लो. नीचे लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है. उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, उस लिंक पे क्लिक करो एंड यू विल गेट ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स. हम पूरे चैप्टर को सीक्वेंस में कर रहे हैं. ऑलराइट, तो आज हम ये तीनों फॉर्मूलाज पर बेस्ड जितने भी न्यू टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं उन सबको हम अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को करेंगे. आज पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर है ये वाला, एंड बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल्स तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं. ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं. आई होप यू हैव learned the formulas, understood the formulas, these formulas, and then we will be proceeding with the numericals today. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. रेडी हो कॉपी और पेन लेकर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व अलोंग विथ मी. सिर्फ देखो ही नहीं, सॉल्व भी करो मेरे साथ. चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. हाउ फास्ट शुड अ मैन weighing 600 Newton run so that his kinetic energy is 750 joules? क्वेश्चन का मतलब समझो. एक इंसान को कितना फास्ट दौड़ना चाहिए, कितना फास्ट दौड़ना चाहिए का मतलब है उसका स्पीड कितना होना चाहिए, है ना, यही ना बात है. हाउ फास्ट शुड अ मैन वेइंग 600 न्यूटन, एक इंसान है उसका वेट कितना है 600 न्यूटन. तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वेट एक फोर्स होता है. वेट ऑफ अ बॉडी is actually a force. The force by which the earth pulls a body towards itself is known as the weight of the body. तो इसीलिए वेट का यूनिट तो न्यूटन होता है, लेकिन मास फोर्स नहीं होता. जो तो वेट को बेसिकली हम m इंटू जी लिखते हैं, है ना. वेट ऑफ अ बॉडी इज मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जब भी हम जी से मास को मल्टीप्लाई कर दिए हमें वेट मिल गया. तुम्हें याद होगा क्लास 9th में पढ़ा होगा, कोई बॉडी है, इसका अगर वेट नीचे एक्ट हो रहा है तो वेट को हम लिखते थे mg. mg, तो वेट का मतलब होता है mg, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वेट. तो अगर हमें इस मास को निकालना है, वेट दिया हुआ है और मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वेट डिवाइडेड बाय जी विल बी मास. नहीं समझ में आया? बड़ा इजी है, एक बार और फिर से समझो. ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि हम वेट से मास कैसे निकालते हैं, बहुत न्यूमेरिकल्स में काम देगा अलग अलग टाइप्स में. वेट का फॉर्मूला होता है mg, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए. तो अगर हम इसी इक्वेशन में मास को सब्जेक्ट बनाएंगे तो जी उधर चला जाएगा, वेट से डिवाइड हो जाएगा. सो वेट ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय जी विल बी मास. यही तो मैं बोल रहा हूँ. तो मुझे इस क्वेश्चन में इस मैन का मास निकालना है. मास से मतलब है हमको, वेट से मतलब नहीं है. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उस इंसान का दिया हुआ है 750 जूल्स. जो इंसान दौड़ रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है 750 जूल्स. उसका वेट दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है. हमें निकालना है हाउ फास्ट ही शुड रन, मतलब उसका वी स्पीड, वी मतलब वेलोसिटी या स्पीड निकालना है. हमें तो पता है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर. इस इक्वेशन का यूज करेंगे. के का वैल्यू हमें पता है 750 जूल्स. मास हमें पता है, अभी हम निकाल लेंगे मास, वेट डिवाइडेड बाय जी करके हम मास निकाल लेंगे. और ये v यानी ये जो स्पीड है वो निकल जाएगा मेरा इस इक्वेशन का यूज करके. इसीलिए हमें मास चाहिए. ओके, तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, वेट ऑफ द मैन ये दिया हुआ है, कितना है 600 न्यूटन. देयरफॉर मास ऑफ द मैन, जिसको हम m से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, इस वेट को हमने जी का वैल्यू है 10 से डिवाइड कर दिया. यही इक्वेशन, वेट को जी से डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया ग्राम्स में, सॉरी केजी में उसका मास. कैसे पता केजी में मिला, क्योंकि न्यूटन इज ऑल्सो एसआई यूनिट ऑफ वेट, यानी फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन. और जी भी जो हमने लिया वो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में था. ये 10 जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब एसआई यूनिट में. इसका मतलब कि अगर 600 भी अपने एसआई यूनिट में है, 10 भी अपने एसआई यूनिट में है, तो जो मास निकलेगा वो भी अपने एसआई यूनिट में निकलेगा.
एंड एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, इसीलिए हमें मिल गया 60 केजी। इस इंसान का मास मिल गया हमें 60 केजी, सिंपल है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है बॉडी का 750 जूल्स दिया हुआ है। अब हमें सिंपल सा ये इक्वेशन यूज करना है, यूजिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × k डिवाइडेड बाई एम, बोल सकते हैं। इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, m डिवाइड हो जाएगा, दोनों को उधर भेज दिया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k अपॉन m। तो v हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2k डिवाइडेड बाई m। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, बड़ा सिंपल है, यही v हमें निकालना है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 × k का वैल्यू है 750, मास का वैल्यू है 60 kg, 60 हमने निकाल लिया। अब इसको सिंपल सॉल्व करोगे, देखो 2 30 ज़ा 60, ये कट गया, एंड 3 25 ज़ा 75, यानी ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 आया, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5, यानी ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। इस इंसान का स्पीड होना कितना चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो दौड़ेगा, तो उसका इतना काइनेटिक एनर्जी यानी 750 जूल्स काइनेटिक एनर्जी उसको हो जाएगा। वेरी सिंपल, यही वी हमें निकालना था। Calculate the kinetic energy of a body of mass 2 kg moving with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही इजी और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत इजी, इसमें कोई तामझाम नहीं है। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, बॉडी का मास दिया हुआ है 2 kg, तो क्या क्या गिवन है 2 kg, एंड इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड मतलब v, वेलोसिटी दिया हुआ है। स्पीड को हमेशा v से डिनोट करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी जो हमें स्पीड निकालना था उसको भी हमने v से डिनोट किया था, सिंपल सी बात है। अच्छा, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का वही फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर हम लगा देंगे, तो हमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। मास भी हमें पता है, वी भी हमें पता है, 10 स्क्वायर है मतलब 100 है ये बेसिकली। ओके, आई यू अंडरस्टैंडिंग? वी स्क्वायर है ना, तो 10 मत लिखना, वी स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, या 10 इंटू 10 लिख दो, एक ही बात है। अब 2 2 कट गया, एंड 10 10 सर 100 जूल्स, बहुत इजी, नथिंग। तो एकदम सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चलो, अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में चलते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, बोर्ड्स में, ओके, पूछा जाता है। फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, what should be the change in its velocity if its mass is increased 4 times? समझो मीनिंग, समझो क्वेश्चन का। हमें काइनेटिक एनर्जी को सेम रखना है, सेम काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका मास अगर हम 4 गुना कर दें, कि कोई एक बॉडी है उसका मास हमने इंक्रीज कर दिया 4 टाइम्स, अगर हमने 4 टाइम्स मास इंक्रीज कर दिया तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि अगर हम मास 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो वेलोसिटी में कितना चेंज लाना पड़ेगा ताकि काइनेटिक एनर्जी फाइनली चेंज ना हो, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो, इसका मतलब दो केसेस हैं, एक इनिशियल मास, एक फाइनल मास, एक इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, दो केसेस हैं, दोनों को समझते हैं। तो शुरू में इनिशियल मास, जिसको मान लो m1 से डिनोट कर रहे हैं, वो मान लो m है, तो फाइनल मास, अभी मास कितना हो जाएगा, बोला क्वेश्चन ने बोला है ना, हाउ मच इज द न्यू मास, m2 कितना है, बोल रहा है इफ इट्स मास इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, अभी मास कितना हो गया 4 टाइम्स, मतलब पहले m था, इनिशियली इट वाज m, अभी हो गया 4m। दो केसेस हैं, ओके, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, इनिशियल केस एंड फाइनल केस। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम v1 से डिनोट कर रहे हैं वो मान लेते हैं v है, तो फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है, v2 हमें नहीं पता, वही तो पूछा है, व्हाट शुड बी द चेंज इन इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी v2 कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू v1, हाउ मच इट शुड बी, वही हमें पूछा है, फाइनल वेलोसिटी वी डोंट नो। अच्छा, बोल रहा है कि दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम, तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दे विल बी सेम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जिसको हम k1 से डिनोट कर रहे हैं वो होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, हमने इनिशियल के लिए सबस्क्रिप्ट में 1 1 यूज किया इसलिए हाफ एम वी स्क्वायर ही यूज किया, बट वी आर जस्ट राइटिंग इट एज हाफ m1 v1 स्क्वायर।
हाफ m1 का वैल्यू m है, m लिख दिया, v1 का वैल्यू v लिया है हमने, इसलिए v स्क्वायर लिख दिया। तो हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर आ गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k1 इज हाफ mv स्क्वायर। नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसको k2 से डिनोट कर रहे हैं, ये भी होगा हाफ mv स्क्वायर लेकिन m2 v2 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर। फाइनल के लिए 2 सब्सक्रिप्ट यूज किया, हाफ mv स्क्वायर ही है। अच्छा, हाफ m2 के जगह पर अब लिखेंगे m2 कितना है 4m, तो 4m, m2 कितना है 4m, एंड v2 का वैल्यू हमें नहीं पता तो वी विल कीप इट एज v2 स्क्वायर ओनली, वही तो हमें निकालना है। यहाँ पर काट लो, 2 2 जा 4, तो हमारा न्यू काइनेटिक एनर्जी 2m v2 स्क्वायर आ गया है ना। ठीक है, दिस इज योर k2। अब हमें ये पता है, अब हमें ये पता है कि k1 और k2 तो इक्वल है, क्वेश्चन ने बोल दिया है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोथ आर सेम, there is no change in the kinetic energy, it is already said, for the same kinetic energy of the body. Now according to question, k1 is equal to k2, right? तो हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv2 स्क्वायर, दोनों को इक्वल कर दिया। अब यहाँ तो m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये कुछ इक्वेशन इस तरह से है। v2 को हम बेसिकली सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4v स्क्वायर हो जाएगा, एकदम सिंपल। इस 2 को इधर भेज दिया तो 1/4 हो गया, यहाँ v स्क्वायर ऑलरेडी था v स्क्वायर, एंड यहाँ पर सिंपली v2 स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है, तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 v स्क्वायर आ गया। इस v2 के ऊपर जो स्क्वायर है उसको उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1/4 v स्क्वायर हो गया, एंड 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हाफ हो जाएगा, v स्क्वायर का करेंगे तो v हो जाएगा, यानी v2 हमारा जो नया वेलोसिटी है वो आ गया हाफ ऑफ v, हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। क्लियरली दिख रहा है ना कि हमारा जो v2 मींस न्यू वेलोसिटी है, दिस इज द न्यू फाइनल वेलोसिटी ना, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी v2। तो जो न्यू वेलोसिटी है वो क्या है, आधा है, हाफ ऑफ v, v क्या था इनिशियल वेलोसिटी था, तो नया वेलोसिटी द फाइनल वेलोसिटी शुड बी हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। देयरफॉर हम लिख सकते हैं द वेलोसिटी में कितना चेंज हमको लाना पड़ेगा, द वेलोसिटी वेलोसिटी शुड बी हाफ, उसको हाफ कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी जो भी रहेगा उसका हाफ कर देंगे, तो हमारा, और मास तो 4 टाइम्स हो गया है, अगर ऐसा होगा तो फिर हमारा काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी का चेंज नहीं होगा, मास को 4 टाइम्स, वेलोसिटी को हाफ। तो अगर ऐसा किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज। वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसको एक बार और प्रैक्टिस करना, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना, काफी कॉन्सेप्चुअल था, बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 0.1 kg, बॉडी का मास कितना दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 0.1 kg, एंड मोमेंटम 20 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम यानी p, p का, p is used for momentum, right? We have discussed. kg meter per second is the SI unit of momentum. Please keep this in your mind. kg meter per second is the SI unit of momentum. कैसे पता सर, देखो मोमेंटम का फॉर्मूला तुम्हें पता है mv होता है, p is equal to mv, है ना, तो मास का यूनिट kg होता है एंड वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए पूरा मोमेंटम का यूनिट कितना आ गया, kg मीटर पर सेकेंड, सिंपल है। ठीक है, अच्छा हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया था, यही इक्वेशन था, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, यही k हमको निकालना है। तो p स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20 एंड 2 इंटू m मतलब 0.1, सारे ऐसा यूनिट में, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। ये कट गया, 2 10 20, ऊपर में 200 आ गया और नीचे 0.1 है, सो 200 और नीचे हमारा 0.1, जिसको हम यहाँ 1 लिखेंगे तो ऊपर में हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2000 जूल्स, सिंपल, नो डाउट 2000 जूल्स आ गया हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट हाइट्स h एंड 2h। दो बॉडीज है, दो अलग अलग बॉडीज हैं, दोनों का मास इक्वल है, इक्वल मासेस, लेकिन दोनों अलग अलग हाइट्स पे रखे हुए हैं। जो फर्स्ट बॉडी है वो h हाइट पे रखा हुआ है, सेकेंड बॉडी है वो 2h हाइट पे रखा हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज। उनके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालो। दो अलग अलग बॉडीज है, उनमें क्या रेशियो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। वैसे तो ये वर्बली बन जाएगा, एकदम 1 सेकंड में बन जाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम तुम लोग कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रॉपर वे किस तरह से लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, और एग्जाम में भी ऐसे लिख कर बनाना है। सो दो अलग अलग बॉडीज हैं, सो यू विल मेक 2 कॉलम्स फॉर द फर्स्ट बॉडी एंड द सेकेंड बॉडी। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, दो बॉडीज है तो 2 कॉलम बना लेना। जैसे अभी पिछला एक न्यूमेरिकल किया ना, फर्स्ट इनिशियल मास फाइनल मास, ये वाला दो अलग अलग केसेस थे ना, 2 कॉलम्स बना लिया। कभी भी इस तरह का दो केसेस हो, 2 कॉलम बनाकर करना। दो इंसान की बात की जाए, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो ऐसे 2 कॉलम बनाना, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी, कॉलम बना लेना, ठीक है, तुम्हारे लिए इजी होगा। अब बोल रहे हैं टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, तो फर्स्ट बॉडी का मास m1 है, अगर वो m है, सेकंड बॉडी का मास m2, वो भी m है, इक्वल मास है। h1 हाइट ऑफ द फर्स्ट बॉडी, अगर वो h है, तो h2 वो दिया हुआ क्वेश्चन में 2h है, डबल ऑफ द हाइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन, इसका डबल है। हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है, यानी u1 कितना हो जाएगा mgh, या और m के लिए हम m1 यूज कर रहे हैं यहाँ, g तो सेम रहेगा इसलिए g ही यूज करेंगे, और h के लिए h1। तो u1 हो जाएगा, m1 का वैल्यू m है, g का वैल्यू g है, h1 का वैल्यू h है। देखो m1 का वैल्यू m है, h1 का वैल्यू h है। इधर U2 निकालेंगे, सेकेंड बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसे हम U2 बुला रहे हैं, वो भी mgh होगा, लेकिन यहाँ m2gh2 लिखेंगे। अच्छा, वाई वी आर नॉट यूजिंग G1 एंड G2, बिकॉज G इज ऑलवेज सेम, वो कभी भी चेंज हो भी नहीं सकता। m2 इधर m है, g है, h2 2h है, h2 2h है, तो ये हमारा आ गया 2mgh। यही रेशियो में चाहिए ना, u1 अपॉन u2। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, u1 बाई u2 का रेशियो चाहिए, तो mgh u1 है, और ये 2mgh है u2। mgh mgh कट गया, हमारा 1/2 आ गया, यानी रेशियो आ गया 1:2। सिंपल। मैंने बोला ये बहुत इजी न्यूमेरिकल था, कुछ नहीं है इसमें, हलवा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉक्स ऑफ वेट 150 kgf, वेट दिया हुआ है, लेकिन ऐसा यूनिट में नहीं दिया हुआ है, kgf में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। अगर वेट 150 kgf है तो मास है 150 kg, f को हटा दो तो सिर्फ kg तक पढ़ोगे तो वो मास होगा 150 kg, यानी हमें मास ऑफ द बॉक्स पता है 150 kg। हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इक्वल टू 14700 जूल्स। तो उसमें कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, u दिया हुआ है 14700 जूल्स। फाइंड द हाइट ऑफ द बॉक्स अबव द ग्राउंड, g का वैल्यू भी दिया हुआ है 9.8 न्यूटन पर केजी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। तो हमें बॉडी का मास पता है, m पता है 150 kg। देखो f मत लिखना, अगर वेट बोलोगे तो kgf में, अगर मास बोलोगे तो f हटा दोगे 150 kg। एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव टोल्ड यू पीपल इन द लेक्चर ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑल्सो। जब हम चैप्टर फोर्स कर रहे थे, उसका एक अलग से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स फोर्स का है, देख लेना। तो वहां पर भी मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट कि केजीएफ से एफ हटा दोगे तो तुम्हें केजी मिलेगा, दैट इज मास, और न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है 150 150, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमें दिया हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, यानी U का वैल्यू दिया हुआ है 14,700 जूल्स, दिस इज U। हमें H निकालना है, और G भी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में 9.8 लेना है, 10 नहीं लेना है। तो G का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, एंड उसी वैल्यू को पुट करना। किसी क्वेश्चन में 10 दिया हुआ रहेगा, 10 न्यूटन पर केजी, किसी क्वेश्चन में 9.8 न्यूटन पर केजी। अच्छा, न्यूटन पर केजी भी होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, दोनों सेम यूनिट होते हैं बेसिकली। कई बार देखना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, कई बार न्यूटन पर केजी, दोनों सेम है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं करना। लेकिन ध्यान देना 9.8 अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो जी का वैल्यू 9.8 लेना, 10 दिया हुआ है तो 10 लेना, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो तुम्हें 9.8 लेना है, 10 नहीं लेना है। कई बार जी का वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो तो कौन सा वैल्यू लेना है, 9.8 लेना है, ठीक है।
ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड दिस h। तो हमें तो पता है ना फॉर्मूला mgh u का वैल्यू। u का इज 14,700, m का वैल्यू 150, g का वैल्यू 9.8, h का वैल्यू नहीं पता, वो हमें निकालना है। तो h इज इक्वल टू 14700 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 9.8। वेरी वेरी सिंपल, nothing it is। and when you solve this you will get it as 10 meters। हालांकि आंसर यहाँ तुम्हें दिख रहा है, तुम खुद भी सॉल्व करोगे तो ये 10 मीटर्स आंसर आएगा। ठीक है, मीटर्स में कैसे आएगा, क्योंकि हमने सारे यूनिट्स एसआई में लिया है। तो h विच इज ऑल्सो अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर्स होता है, एसआई यूनिट वो भी मीटर्स में आएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ब्लॉक ए weighing 100 न्यूटन is pulled up a slope of length 5 meters by means of a constant force F। देखो, एक इंक्लाइन प्लेन है, एक स्लोप है, उसका लेंथ कितना है 5 मीटर्स। ओके, मतलब इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, 5 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट है, और कितना फोर्स हमने लगाया 100 न्यूटन। F का वैल्यू दिया हुआ है, 100 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ एरो बता रहा है फोर्स भी जिस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी भी उसी डायरेक्शन में होगा। और हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बॉडी कितना ऊपर चला गया 5 मीटर, बॉडी यहाँ पहुंच जाएगा 5 मीटर्स ऊपर। ठीक है, हाँ, वेरी सिंपल, यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, वर्टिकल हाइट कितना मूव करेगा वो भी दिया हुआ है, 3 मीटर्स। 3 मीटर्स वर्टिकल हाइट, मतलब दिस हाइट, यहाँ जब पहुंच गया तो वर्टिकल हाइट वो मूव किया 3 मीटर्स, एंड जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 5 मीटर्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं, सिंपल है। वॉट इज द वर्क डन, देखो वर्क का फॉर्मूला हमें पता है। अब जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो तो हम सिंपल F इंटू एस करते हैं। इस क्वेश्चन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हमें सिंपल F इंटू एस करना है। ये सारे चीजें, वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या अलग अलग कंडीशंस ऑफ वर्क डन होता है, हमने सब पढ़ लिया है पीछे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हुआ है। तुमने प्रीवियस लेक्चर अगर देखा है तो तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा कि यहाँ पर एफ एस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। 0 डिग्री है थीटा का वैल्यू, तो कॉस 0 1 होता है, इसलिए एफ इंटू एस इंटू 1 दैट इज एफ एस। फोर्स का वैल्यू है 100 न्यूटन, एस है एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर्स, तो 500 जूल्स इज द वर्क डन। ओके, सिंपल। B, what is the increase in potential energy of the block A? देखो, increase in potential energy, ब्लॉक A पहले ग्राउंड में था, दिस वाज ग्राउंड ना, ये तो ग्राउंड में है, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी उसका 0 है, क्योंकि ग्राउंड में हाइट 0 था, तो U इज इक्वल टू एम जी एच होता है। ये 0 था, H इज 0, तो वो कोई ग्राउंड में जब रखा हुआ है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। लेकिन बॉक्स फाइनली यहाँ चला जाता है, तो वो कितने हाइट पे चला जाता है, वर्टिकल हाइट देखना है हमें, वो 3 मीटर्स के हाइट में चला गया। तो अभी उसका यू क्या हो जाएगा, यू टू क्या हो जाएगा, देखो U1 तो 0 है, U1 इनिशियल, यू इनिशियल मतलब शुरू में उसका U का वैल्यू 0 है। अब फाइनल वैल्यू ऑफ U क्या हो जाएगा, mgh, mgh है ना। ये mg क्या होता है, mg ही होता है वेट। तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था न्यूमेरिकल में कि कोई भी अगर बॉडी है उसका अगर वेट हमें निकालना है, वेट, तो हम mg करते हैं। तो वेट mg दिया हुआ है, वेट कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, यानी ये जो mg है इसका वैल्यू है 100 न्यूटन। और ये h हाइट कितना मूव किया, वर्टिकल हाइट 3 मीटर्स, तो 300 जूल्स ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब हमें निकालना है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही ना हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। कितना इंक्रीज किया, 300 माइनस 0 जूल्स, पहले 0 था अभी 300 हो गया, यानी 300 जूल्स। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा है अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द वर्क डन बाय द फोर्स एंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। यहां पर देखो ये डिफरेंस क्यों आया इन द वर्क डन एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम तो बोलते हैं कि वर्क डन और एनर्जी सेम होता है, लेकिन यहाँ तो वर्क डन निकाला हमने 500 जूल्स आया, और पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज निकाला तो 300 जूल्स आया, तो ये 200 जूल्स कहाँ गायब हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग, वी से दैट वर्क डन एंड एनर्जी आर सेम, जितना हम वर्क डन करेंगे उतना ही हमें एनर्जी मिलेगा। लेकिन यहाँ तो हमने 500 जूल्स ऑफ एनर्जी, 500 जूल्स ऑफ वर्क किया, तो हमें 500 जूल्स ऑफ एनर्जी मिलना चाहिए था, लेकिन हमें कितना एनर्जी मिला
कितना एनर्जी इस बॉडी को मिला? 300 जूल्स मिला बस। तो 500 माइनस 300 विच इज 200 जूल्स ऑफ एनर्जी कहाँ चला गया? वाई दैट इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी? वेयर डज इट गेट लॉस्ट? वही पूछा है, अकाउंट फॉर द डिफरेंस। लिखेंगे द डिफरेंस, क्या लिखेंगे इसका प्रॉपर वे में लिखेंगे, कहाँ गायब हो गया ये? द डिफरेंस दैट इज 500 minus 300 joules which is equal to 200 joules of energy, ये एनर्जी कहाँ चला गया? is used against is used in doing work, is used in doing work against the force of friction। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, force of friction between the block and the slope, which gets converted into heat energy। देखो ध्यान से समझो, आइडियल केस में मैंने बताया था कि कोई बॉडी ग्राउंड में रखा हुआ है, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, अगर हम उसमें डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं तो वो जब एच हाइट पे उसको लेकर चले गए डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन करने के बाद, तो उसमें डब्ल्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी ही स्टोर होगा। जितना वर्क करेंगे उसके ऊपर उतना ही एनर्जी स्टोर हो जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुछ वर्क डन दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ। हमने इसको इस स्लोप के ऊपर से ऐसे रगड़ के उठाया है ना, खिंचते हुए, तो वहां पर हमें फ्रिक्शन के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ा, जिसके वजह से फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? हीट। जिसके वजह से कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन इसमें से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और बाकी का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो आउट ऑफ दिस 500 जूल्स, 200 joules of heat energy is converted into heat energy, and it is because it is used, it is utilized in doing work against the force of friction between the block and the slope, and thus it gets converted to heat energy, and बाकी का जो 300 joules है that got converted to potential energy। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल, इस तरह का पूछता है एग्जाम में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। चलो आज हम यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। मोर न्यूमेरिकल्स आर देयर। अभी हमने सारे टाइप्स के अभी तक नहीं किए हैं, हाँ करेंगे। बहुत टाइप्स के आज हमने कर लिया है, और भी कुछ बचा बचा हुआ है, वी विल डिस्कस एंड देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक्स। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।